देखो इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे हॉवर्थ फार्मूला के बारे में, उसके आगे एक टॉपिक लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें पहला लिखा हुआ है म्यूटा रोटेशन। अब देखो इसका हिंदी क्या होता है उससे मतलब नहीं है, इंग्लिश में ही याद रखेंगे, ठीक ना। म्यूटा रोटेशन, तब म्यूटा रोटेशन देखो अल्फा बीटा में बदला है और हो सकता है कि बीटा अल्फा में बदल जाए, एक बोलते हैं कुछ म्यूटा रोटेशन। तो बात है कि अल्फा बीटा क्या है, तो इससे पिछले वाला जो क्लास में पढ़े हैं उसको मतलब अगर वो याद होगा, ध्यान में होगा तो समझ में आ जाएगा। याद है यहाँ पर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक ना। अब डिजिटल बोर्ड ना है कि बैक करके दिखा देंगे, है ना जी, ध्यान में रखे पड़ेगा। यहाँ पर डी ग्लूकोज था, यहाँ पर क्या था बीटा डी ग्लूकोज, और यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत नहीं, अल्फा यहाँ बीटा यहाँ कर सकते हो, अलग बात है, ठीक ना। तो बताया गया कि डी ग्लूकोज से ही बीटा डी ग्लूकोज भी आ रहा था और अल्फा डी ग्लूकोज भी आ रहा था, यानी कि हेमी एसिटल के रूप में आ रहा था। और फिर हम उसका साइक्लिक बनाए थे, रिंग बनाए थे हॉवर्थ फार्मूला के, प्रोजेक्शन फार्मूला के अनुसार। तो वही बात है, यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज था और यहाँ पर बीटा। तो अल्फा डी ग्लूकोज को इधर देखो ध्यान से, अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोज में चेंज कर सकते थे। अरे OH दायां बायां तो खाली करना था। एक बार का था कि एक में था कि OH रिंग के अंदर था, माने कि दाईं ओर था, और एक बार OH जो था से रिंग के बाहर था, यानी कि बाईं ओर। बीटा डी ग्लूकोज को हम अल्फा डी ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अल्फा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोज में भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ वाला लिखा हुआ है शॉर्ट में, अल्फा को बीटा में और बीटा को अल्फा में कर देंगे ना, तो वही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आइसोमर, आइसोमर यानी कि समावयवी, जो कि 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक ना। अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स आर C1 एनोमर, C1 माने कि पहिल का कार्बन, अब एनोमर एनोमेरिक कार्बन बताए थे ना। अरे यहाँ पर था ना बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ था अल्फा डी ग्लूकोज। अब बताए थे कि एक ही कार्बोहाइड्रेट दोनों आपस में विन्यास में अंतर हो रहे हैं, तो दोनों कार्बन को ऐसे लिखे थे एनोमेरिक कार्बन, तो उस कार्बन को बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन, उस पूरा प्रक्रिया को बोलेंगे एनोमर। और पहिल का कार्बन पे हो रहा था। एक और बात लिखा हुआ है कि एनोमर आर डाइस्टीरियोमर्स, एनोमर को डाइस्टीरियोमर्स भी कह सकते हैं। अब डाइस्टीरियोमर्स कहाँ मिलेगा पूछो, हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन जो चैप्टर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहिल का, वहाँ मिलेगा। आपको दिक्कत जाके घर जाके सूत के देख लेंगे, ठीक। तो उसी में टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन का होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन FPF, FPF का अर्थ हुआ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अरे ग्लूकोज फ्रक्टोज का जो संरचना दिया था ना फिशर नामक वैज्ञानिक ना, तो जो यहाँ पर स्टेट वाला जो बनाया था ना एक तरह से हेमी एसिटल टाइप के, और यहाँ पर था कुछ डी ग्लूकोज था, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज। तो जो स्टेट चैन वाला था ना वो था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कायरल कार्बन निकालेंगे तो 4 होगा, बताए थे फिर, ठीक ना। लेकिन जब हॉवर्थ वाला में साइक्लिक बना दिए थे ना, साइक्लिक बना रहे थे, तो उसमें ऐसा होने के चलते रिंग जब बनता ना है तो एक वहाँ पर बढ़ जाता है, तो वहाँ पर कैसे हो जाता है 5 हो जाता है। तो नोट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड टू मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड से संबंधित कुछ मतलब इंपॉर्टेंट परिभाषा पढ़ते हैं, जो पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ परिभाषा के अनुसार इसे लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, म्यूटा रोटेशन। बोले थे ना म्यूटा रोटेशन को हिंदी में म्यूटा रोटेशन याद रखेंगे। तो म्यूटा रोटेशन क्या था, तो अभी बताया ना कि अल्फा डी ग्लूकोज परिवर्तित हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज में, या जब बीटा डी ग्लूकोज परिवर्तित हो जाए अल्फा डी ग्लूकोज में, तो उसी को बोलते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। उसी को लैंग्वेज में इसे सजा के लिख सकते हैं, वही बात है, ठीक ना। यानी कि समय के साथ किसी पदार्थ के विलयन में उसका ध्रुवीय प्रकाश किरण के ध्रुवन में कुछ अंतर या परिवर्तन हो जाए, अल्फा बीटा में और बीटा अल्फा में, मतलब अंतर वही हुआ। इसको इसे सजा के सिर्फ लिखा गया है किताबी भाषा के अनुसार। अगला आपका है एनोमर, बताइए कि एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमर क्या था, बीटा डी ग्लूकोज था और अल्फा डी ग्लूकोज था ना, लेकिन दोनों तो कार्बोहाइड्रेट था, एक ही कार्बोहाइड्रेट था, ग्लूकोज था, और दोनों के विन्यास में अंतर था। तो जो पहिलका कार्बन था C1, अभी लिखे भी थे, जो पहिलका कार्बन था उसको एनोमेरिक कार्बन कहते थे, और उस पूरा प्रक्रिया को एनोमर कहते हैं। तो वही लिखा हुआ देखो, जब एक कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप के विन्यास में अंतर होता है, परंतु दोनों रूप, हाँ सही बात है, हेमी एसिटल होते हैं, बन जाता है रिंग साइक्लिक वाला, हेमी एसिटल रूप होते हैं, तो उन्हें एनोमर कहते हैं। और उन दोनों जो कार्बन था ना C1 वाला कार्बन पहिलका, उसी को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या हो गया होगा, चलो देखो जी अगला है एपीमर। एपीमर किसे कहते हैं, तो देखो ऐसे 2 कार्बनिक यौगिक जिनके दूसरे कार्बन के विन्यास में अंतर होता है एपीमर कहलाता है, ठीक ना। कोई 2 कार्बनिक यौगिक
जिसका दूसरा कार्बन जो होगा ना, अरे पहला कार्बन जो मेन होगा वहाँ से मानेंगे पहला, जो दूसरा कार्बन होगा उसके विन्यास में लेफ्ट राइट वाला जो रहेगा ना अरेंजमेंट, उसमें अंतर होगा तो उसी को बोलते हैं एपीमर। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, देखो ये जो एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज का है तो पढ़ चुके हैं, अरे ग्लूकोज ही ना है ग्लूकोज, और ये राइट है ना, राइट तरफ अंतिम से एक पहले वाला कार्बन, तो इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। लेकिन एकदम ऐसा ही वाला है, देख लो अंतर क्या है, सब कुछ वही है, कार्बन उतना ही इसमें भी है, उतना ही हाइड्रोजन, उतना ही ऑक्सीजन, सब सेम है, लग भी रहा है देखने में वैसा ही, ठीक ना। लेकिन अंतर क्या है, तो विन्यास में अंतर है, देख लो। अगर देखो इसको अगर हम पहला कार्बन माने तो ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहली की है, ये दूसर की, तीसर की, चौथी, पंचमी, और यहाँ पर छठी बैठी है का। अब देखो तो दूसरा कौन कार्बन है, पहला तो दूसरा है, एच इधर राइट में है, राइट नहीं है लेफ्ट में है, दूसरा कार्बन पर एच क्या है लेफ्ट में है और एच क्या है राइट में है। यहाँ पर देखो दूसरा कार्बन पर एच हो या ओ एच एक बात नहीं हुआ, लेफ्ट में हुआ, अब एच क्या है राइट में, तो दूसरा विन्यास में झलक रहा है, और किसी को नहीं लग रहा है तो फिर आके देख लो, लग रहा तो नहीं कि जो अंतर है ना, विन्यास में अंतर है, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोल देता है, एपीमर। इसको बोलता है डी ग्लूकोज और इसको बोलता है डी मैनोज। कहेंगे कि मैनोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और कुछ है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में भी कैसा है, तो मोनोसेक्राइड ना हो जाएगा, क्या कि इसका फार्मूला वही वाला ना आ जाएगा, C6H12 यही ना आएगा, तो ठीक है। अगला है डीएल कन्फिगुरेशन, हिंदी में इसको बोल सकते हैं डीएल विन्यास, पता था ना, डेकेस्ट्रो फॉर्म, मैंने डेकेस्ट्रो रोटेटरी, लिवर रोटेटरी बहुत पहले ही। एग्जाम्पल इसको समझने के लिए लेते हैं ग्लिसरॉल डिहाइड का, क्या लिखा हुआ है, ग्लिसरॉल डिहाइड, ये है स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल डिहाइड का, और ये भी ग्लिसरॉल डिहाइड का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने डीएल विन्यास, तो डीएल विन्यास मैंने कौन चीज, डेकेस्ट्रो, और हो जाएगा लिवी, माने कि एक में रहेगा दाईं ओर और एक में रहेगा बाईं ओर। देखो दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, पहले के जैसा ही, चेंज क्या है, यहाँ देखो OH इसको यहाँ देखो और यहाँ देखो, बस यही अंतर है। इसमें क्या है, OH जो है से दाईं ओर है, तो दाईं ओर है तो डी है, इसको लिख सकते हैं प्लस, बताया था डी को प्लस भी लिखा जाता है, तो डी प्लस ग्लिसरॉल डिहाइड इसको बोल दिया जाता है। OH जो है इसमें बाईं ओर आ गया तो एल या माइनस ग्लिसरॉल डिहाइड, यानी कि एल माइनस ग्लिसरॉल डिहाइड, और यही आपका क्या हो गया, डीएल कन्फिगुरेशन, खत्म। अगला टॉपिक हम लोग का है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। पहला कि यह ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, सही बात है। अरे पहले ही बताया गया ना कि कार्बोहाइड्रेट हमने खाते हैं तो काची मिलता है, एनर्जी मिलता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी काची से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है, सब कुछ पहले ही बताया हुआ है, तो सही बात है, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा। तो कैसे मिलता है, तो जब कार्बोहाइड्रेट हमने लेते हैं, जैसे देखो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कार्बोहाइड्रेट हमने अंदर लिए हैं, ठीक, तो हम लोग के अंदर जो शरीर का कोशिका है ना, हम लोग बहुत सारा कोशिकाओं से मिलकर, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, तो हम लोग के कोशिका में ऑक्सीजन रहता है, तभी तो जिंदा रहते हैं, मरिए जाएंगे। तो ग्लूकोज हमने के कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और CO2 और जल का निर्माण करता है, और साथ में एनर्जी 2800, इसको लिख सकते हैं ऐसे डेटा, लगभग डेटा है, ठीक ना, 2872 किलो जूल हमने के एनर्जी मिलता है। यानी कि यहाँ से साबित होता है कि कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे ना तो अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण उसका हो जाएगा और वहाँ से एनर्जी का निर्माण होता है, जिसके कारण हम लोग चलते हैं, बोलते हैं, ये सब है ना, पढ़ाते हैं का जी। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी केकरा चाहिए, जीभ के चाहिए, नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी हमारा जीभ के चाहिए, पैर हाथ से मतलब उतना नहीं है, लेकिन अगर कोई दौड़ रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी पैरवा में चाहिए ना, बैठ जाएगा फिर काज ना। दूसरा देखो, पेड़ पौधा में कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च के रूप में रहता है। अरे बताया था ना कि पेड़ पौधा का कोशिका भित्ति सेलुलोज इसवन का बना होता है, पहले वही से बात बताया गया है। तो पेड़ पौधा में जो कार्बोहाइड्रेट होता ना है, कार्बोहाइड्रेट में होता है और हमनियों में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन पेड़ पौधा में होता है स्टार्च के रूप में। स्टार्च को हिंदी में मंड कहते हैं, मंड के रूप में। लेकिन जंतु, जंतु माने जानवर नहीं होता है, हमनी भी कौची हैं, एक तरह से समझदार जंतु हैं। अरे हमने एक तरह से समझदार जंतु हैं, हमने समझदार नहीं है, उस समझ का समझा। तो हम लोग या भैंस, गाय, बकरी जंतुए में, तो जंतु में जो रहेगा ना कौची, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है, ठीक। अब देखो अगला है कि शरीर में विटामिन सी का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक अम्ल का भी निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है, सही बात है। पॉलीसेकेराइड में जो बताया था काइटिन, कि कीटों का कवर काइटिन का बना होता है, तो वही जंतु का जो बाह्य कंकाल होता ना है वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो यहाँ से आपका कार्बोहाइड्रेट जो था टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद फैट पढ़ेंगे और फैट के बाद प्रोटीन पढ़ेंगे, ठीक।